हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए। यूपी प्लस पीटी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन है। चाहे जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी आपका साबित होने वाला है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का। सभी हमारे प्यारे भाई जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से एक बार आ जाइए, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लासेस होगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन है। मोनोक्लाइमैक्स एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपकी स्क्रीन पर सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग मिलकर, ठीक है। लगभग 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में हम फुल निचोड़ आपको बताएंगे चीजों को, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कराने का पूरा प्रयास भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कुछ आप लोगों के लिए कोचिंग की तरफ से, संस्था की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। हमारे कुछ प्यारे स्टूडेंटों के लिए देख लीजिए। आवर कोर्सेस, हमारे कुछ कोर्सेस आपकी स्टार्ट हुई है। आपकी स्टडी 91 ने अभी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया है कि पीटी 2022 का अभी बैच लॉन्च हुआ। इसकी फीस 1700 रुपए मात्र है। जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए और पूरे कोर्स को आप बेहतरीन तरीके से खत्म कर लीजिए। उसके बाद देखिए फिर आ जाता है आपका सुपर टेट 5.0 और सुपर टेट की न्यू बैच अभी स्टार्ट होती है। इसकी फीस है मात्र 1799 रुपए। इसके बाद हिंदी इंडिविजुअल की बैच आपकी स्टार्ट होती है, इसकी फीस है 1499 रुपए। इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की इसकी फीस है 1599 रुपए। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का और जल्दी से जल्दी इस बैच से आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। लेट मत करिएगा। अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7398169191 और संपूर्ण जानकारी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारी जानकारी आपको दी गई है। अब देखिए आपके लिए एक बुक तैयार किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये देखिए अभी नितिन सर ने आप लोगों के लिए एक बुक तैयार किया भाई। इस बुक को आप देख सकते हैं। ये बुक है पीटी के लिए, पीटी यूपी त्रिपल पीटी का एग्जाम पिछली बार कई हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे बेचारे नहीं हो पाए थे, लेकिन नितिन सर ने इस बार क्या किया, बहुत शिद्दत से बहुत ईमानदारी से मेहनत करके एक बुक तैयार की है आपके लिए। और ये बुक पीटी यूपी त्रिपल संपूर्ण अध्ययन सामग्री एक बुक आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल देखिए सभी विषयों को संपूर्ण जानकारी, अगर कोई भी बुक आपको लेना हो तो आप अभी ऑर्डर करें 7007734525 या 9455069191 पर आप कांटेक्ट करके आप इसका आनंद ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आज आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिला है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि एक दिन आपका ऑप्शन वाला था, एक दिन आपका वन लाइनर। तो बिल्कुल देख लीजिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाले हैं हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर आपका 1311 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 1311 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्या कहता है भाई, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच आपका चलती है? क्वेश्चन देख लीजिए, यह क्या कह रहा है आपका, मिताली एक्सप्रेस जो है किन दो शहरों के बीच आपका चलती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप जरूर से जरूर आप समझिए। और किन दो शहरों के बीच चलती है, जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं फटाफट एकदम कमेंट छाप कर रख दीजिए, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करिए और बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका ढाका से, यानी कि बांग्लादेश में है ढाका, और ढाका से आपका कहां पर, न्यू जलपाईगुड़ी। कहां पर, न्यू जलपाईगुड़ी। तो भैया कहां से कहां तक आपका चलता है ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ढाका से कहां तक चलती है, न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी यहां से आपका चलता है क्या, बिल्कुल याद करना, न्यू जलपाईगुड़ी आपका ये स्थान है, आपका ढाका से यहां तक चलता है। तो किसका क्या नाम है भैया, मिताली एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर सकता है भाई, न्यू एकदम करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कर भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया हुआ था? भारत की संसद द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये आपका कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था भैया, बिल्कुल ध्यान से देखिए और बता दीजिए कब इसको पारित किया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम। और बात करते हैं हम आपदा प्रबंधन अधिनियम की। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बनते ही हैं, तो क्या हो जाएगा, 2005 में क्या किया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम आपका पारित किया गया था। कब भैया, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या किया गया था, आपका पारित किया गया था, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
13 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1313 है। देखिए क्या कह रहा है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद आपके स्थित है। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद आपके स्थित है। कुल कितने महाजनपद आपके स्थित है भैया, बिल्कुल बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। बात कर रहा है किसकी? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आपके कितने हैं? तो प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद आपके स्थित हैं। यूपी की बात कर रहा है तो यूपी में कुल आपके 8 महाजनपद स्थित है। कितने भैया? 8 महाजनपद आपके स्थित है। 8 महाजनपद आपके स्थित है, ठीक है ना। तो इन 8 महाजनपदों के थोड़ा सा हम नाम जान लेते हैं, कौन कौन से आपके स्थित है, कौन कौन से हैं। एक है कुरु है, एक है आपका पांचाल है, एक है आपका कोसी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुरु है, कुरु पांचाल कोसी, ठीक है ना। कुरु हो जाएगा, एक देखिए आपका कुरु है, दूसरा कौन सा है आपका पांचाल है, ठीक है ना, पांचाल। उसके बाद कौन सा आ जाता है भैया आपका कोशी आ जाता है, कोशी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, कौन सा आ जाता है भैया? कोशी आ जाता है, सॉरी कौशी आ जाता है, कौशी, इसको सही करिएगा। देखिए क्या क्या आ जाता है इसमें। देखिए तो कितने आपके महाजनपद हैं आपके उत्तर प्रदेश में? 8 महाजनपद हैं, ठीक है, 8 महाजनपद हैं। लेकिन टोटल महाजनपद की बात करेगा, टोटल कितने हैं भैया? टोटल, तो टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 महाजनपद है। कितने? 16 महाजनपद हैं आपके टोटल, ठीक है। अब देखिए इसमें महाजनपदों में से थोड़ा सा बात करें, 8 जो महाजनपद हैं वो यूपी में आपके कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में कुरु है, पांचाल है, कुरु पांचाल काशी कौशल, कुरु पांचाल, कुरु पांचाल काशी, काशी, और कौन सा है आपका? कौशल। देखिए ऐसे नामों को याद करेंगे तो अपने आप चीजें क्या हो जाएंगे भैया? अपने आप याद हो जाएंगे। एक है काशी, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, काशी हो गया और कौशल हो गया। इसके बाद सूरसेन, चेदी, सूरसेन हो गया, एक सूरसेन हो गया, ठीक है ना, सूरसेन। एक हो गया है चेदी हो गया, ठीक है ना। एक हो गया भैया आपका वत्स हो गया, वत्स। और एक कौन सा हो गया भैया? आपका मल्ल हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए आपके? एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये जो 8 आपके हैं, ये 8 आपके हैं क्या है भैया? तो बिल्कुल याद रखना, 8 महाजनपद आपके यूपी में है। कुरु है, पांचाल है, काशी है, कौशल है, शूरसेन है, चेदी है, वत्स है और आपका क्या है? मल्ल है। तो टोटल अगर 16 महाजनपदों में से बात करेंगे, जो आपके 8 महाजनपद हैं ये आपके कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश की बात है। तो भैया याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जाम के लिए। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। देखिए 16वां महाजनपद, अगर बात करें 16वां महाजनपद को लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात किया तो उत्तर प्रदेश वाला आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए 1314 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 1314 क्वेश्चन की तरफ कह रहा है आपका, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है, ठीक है ना। तो देखिए होता था, कितना होता था? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? भैया बता दो, कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार है। जल्दी से बताइए, कुल कितना प्रतिशत आपका व्यय होता था भैया? तो कितना परसेंट है? लगभग आपका 55% क्या होता था? व्यय होता था। कितना परसेंट भैया? 55%। 55% क्या होता था? व्यय होता था। 55% व्यय होता था, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1315 की तरफ आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन की श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है ना। 1315। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये सब क्वेश्चन जब एंड हो जाएगा फिर आपको मिलेगा 16 तारीख से एक बेहतरीन टॉपिक और चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कराने चल रहे हैं। एक नई एनर्जी, एक नई शुरुआत 16 तारीख से
इसको जरूर से जरूर आप ज्वाइन करिएगा। वहां पर भारत के संवैधानिक विकास से चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, बेहतरीन तरीके से आपके एक एक पॉइंट हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ लोग परेशान थे कि सर चैप्टर वाइज कराइए, पॉलिटी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो पॉलिटी बिल्कुल भैया हम चैप्टर वाइज आपके शुरुआत करते हैं। 16 तारीख से तैयार रहिएगा। देखिए 1315 क्वेश्चन आ गया। 1315 क्या कह रहा है, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है। तुलसी के पौधे का जो आपका औषधि महत्व है ये किसकी उपस्थिति के कारण है भैया, किसकी उपस्थिति के कारण है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व। जल्दी से जल्दी जितने लोग जानते हो भैया, अगर हमारे प्यारे स्टूडेंट जितने लोग जानते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट में जल्दी लिख के बताइए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर करिए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। ठीक है, एक पाया जाता है आपका फिनाल। क्या पाया जाता है, फिनाल, ठीक है ना, फिनाल। तो याद कर लेना, ये आपके तुलसी की अगर बात करेंगे, देखिए इसीलिए लोग आंगन में क्या लगाते हैं, तुलसी के पौधे लगाते हैं, है ना, तुलसी के पौधे। तो तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति कारण है, फिनाल के कारण है। एक फिनाल के साथ साथ आपका क्या है भैया, फ्लेवोनाइड्स। क्या है आपका, फ्लेवोनाइड्स, फ्लेवोनाइड्स, फ्लेवोनाइड्स। तो इसको आप याद कर लेना। तो आपका क्या है, आपका फिनाल के साथ साथ आपका फ्लेवोनाइड्स भी है। तो तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है भैया, तो फ्लेवोनाइड्स के कारण आपका होता है, ठीक है, या फिनाल के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1316 क्वेश्चन की तरफ हम लोग शानदार तरीके से बढ़ चुके हैं। यह कह रहा है आपका अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व यह किसने आपका किया था। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि बनारस का विद्रोह आपका किसने किया था भैया। तो आपको नाम एक पता होगा, फटाफट एकदम कमेंट एकदम छाप दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल याद करें, राजा चैत सिंह का आप लोग नाम सुने होंगे। क्या नाम है, राजा चैत सिंह। और राजा चैत सिंह ने क्या किया था, यानी कि बनारस विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। क्या नाम था, यहाँ पर लिख देता हूं भैया, राजा चैत सिंह। राजा चैत सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, राजा चैत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का क्या किया था, इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 1317 की तरफ, और जो क्वेश्चन आपके थोड़ा से लंबे हैं उसको मैंने ऑप्शन में डाल दिया है, जिससे कि आप अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाए, चीजों को समझ पाए। देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस या किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपका चुना गया है, किसको भैया, हर्षवर्धन को चुना गया है, या आपका गोपाल को चुना गया है, यशोवर्मन को चुना गया है, या नंदीवर्मन पल्लवमल को चुना गया। बताइए, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का क्या करना है, इसका चयन करना है। कितना भैया, सही उत्तर का चयन करना है, बता दो भैया क्या हो जाएगा कूट के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, करा केवल 1 2 4 या केवल 2 3 4, 2 और 3, केवल 2 और 4, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, किन किन यानी कि किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। बताइए क्या हो जाएगा भाई, फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 1317 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। तो बताइए भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो देखो भाई, अगर थोड़ा सा बात करें कि किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, किन राजाओं की, देखिए ये क्या है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया था, इनको चुना गया था। जनता ही डायरेक्ट इनको चुन लिया था भैया। देखिए सबसे पहले किसको चुना था, ये आपका क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन को। आप लोग जानते होंगे क्या है आपका, हर्षवर्धन आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन, गोपाल आ जाते हैं, गोपाल। इसके बाद फिर आ जाता है कौन, नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। क्या हो जाएगा, नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। तो बिल्कुल याद रखिएगा, किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। तो राजा द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, हर्षवर्धन को, गोपाल को और नंदीवर्धन को। तो इसीलिए आपका 1 2 4 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, इससे पहले देखिए यूपी SSC PET 2022 का अभी हाल ही में न्यू बैच अभी स्टार्ट हो गया है। अगर इसमें न्यू बैच आपका प्रारंभ है, इस बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो अप्लाई कूपन करिए PET 91 का और मिलेगा आपको क्या, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है ना। तो अगर कोई भी समस्या आती है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7007734525 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सुपर टेट की न्यू बैच अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, सुपर टेट की
5.0 बैच का नाम है। अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो देखिए वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज आपका टेस्ट कराया जाएगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी आपका होगा। ज्वाइन करने के लिए करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का और जल्दी से जल्दी आप क्या करिए इस बैच से जुड़ जाइए। अगर कोई भी अन्य समस्या चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए, वहां से आप क्या करिए आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन फिर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1318 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1318 की तरफ ये देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है भैया अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बताओ भाई, ये कह रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है। तो आलू केंद्र के मुख्यालय की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो क्या बता दोगे भैया, कहां पर चले जाएंगे हम लोग, चले जाएंगे शिमला। कहां पर चले जाएंगे, शिमला चले जाएंगे, शिमला। ठीक है, तो शिमला, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP का मुख्यालय आपका कहां पर है, शिमला में है। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसको क्या करेंगे आप याद रखिएगा। अब देखिए अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, उत्तर प्रदेश, तो क्या बताओगे। अगर आपसे उत्तर प्रदेश पूछेगा, इससे इंटरलिंक करिएगा, अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का जो आलू अनुसंधान संस्थान है, आलू अनुसंधान संस्थान, तो आप क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश वाला अनुसंधान संस्थान। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश का तो आप क्या बता दोगे भैया, मथुरा। क्या बताएंगे, सॉरी, उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान। थोड़ा सा इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अभी हम इसको बताते हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फटाफट एक बार कमेंट करके बताइएगा उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी का जवाब भी आने लगा। चलिए ठीक है, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए आपका बाबूगढ़ के आलू अनुसंधान केंद्र जल्द ही देश का पहला उत्कृष्ट आपका केंद्र होगा। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है ना, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख संस्थानों की सूची में हम आपको थोड़ा सा चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए केंद्रीय पूछा है, तो आलू अनुसंधान केंद्र आपका देखिए कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैंने बताया भी है और आपको याद भी होगा चीज़ें, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिख के बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, हम आगे चलते हैं। भारत वाला आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश वाला आप बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है ये, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है। ठीक है ना, तो देखिए आपका मैं ऑप्शन दे दूं, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, देख लीजिए, मेरठ है, मथुरा है और गाजियाबाद है या आपका बांदा है। 4 ऑप्शन दिया हूं, 4 ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा कि आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है। ठीक है, चलिए 1319 क्वेश्चन की तरफ हम आगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपका फांसी दिया गया है। बताइए, काकोरी षड्यंत्र केंद्र में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यानी कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपका फांसी दिया गया है। बिल्कुल बताओ भैया कहां पर आपका फांसी दिया गया है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कहां पर आपका फांसी दिया गया है। बात है उत्तर प्रदेश की और काकोरी षड्यंत्र केंद्र की बात कर रहा है। फटाफट जल्दी से हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। फटाफट चलिए जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्या हो जाएगा भैया आपका सही जवाब, बताइए फटाफट जल्दी से। चलिए बेहतरीन तरीके से सभी का जवाब आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल देख लीजिए, अगर हम आपको बताना चाहेंगे क्या हो जाएगा, तो आपको जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक स्थान है आपका, कौन सा स्थान है आपका, गोरखपुर। कौन सा, उत्तर प्रदेश के आपका एक स्थान है, कौन सा आपका, गोरखपुर। और गोरखपुर में क्या किया गया था, गोरखपुर की बात करेंगे। यहां पर भैया काकोरी षड्यंत्र केंद्र में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई, गोरखपुर में आपकी फांसी दी गई। यही जी का है ना, बाबा जी का क्षेत्र है ये गोरखपुर, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए शानदार है। फिर आ चुके हैं आपके 1320 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिला है, ये आपका लोकगीत दिया है और ये आपका गायन का अवसर दिया है और सारे के सारे उत्तर प्रदेश से स्पेशल से सब क्वेश्चन है। कहां से है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, यूपी
स्पेशल से आपका क्वेश्चन दिया, बताओ क्या हो जाएगा। लोकगीत दिया है, गायन का अवसर दिया है आपका, चैती दिया है, कजरी, रसिया या सोहर, और ये आपका दिया संस्कार गीत, ब्रज का लोकगीत, विवाह एवं मौसमी गीत या मौसमी गीत। बताओ क्या हो जाएगा भैया आपका राइट आंसर। अब देख लिया ऑप्शन आपको चारों दिख रहेंगे, इन चारों ऑप्शन को देख के जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। 1320 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये देखिए क्या कह रहा है आपका चैती। चैती आपका एक क्या है, मौसमी गीत है, क्या है, मौसमी गीत है। उसके बाद जो कजरी है, कजरी, कजरी एवं क्या, कजरी की बात करेंगे क्या हो जाएगा, विवाह एवं मौसमी गीत, ये कजरी भी है आपका, ठीक है। और रसिया की बात करेगा, रसिया, रसिया क्या है, ब्रज का लोकगीत है। सोहर क्या है, ये आपका संस्कार गीत है। तो 4 3 2 1 पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है ना। धुआंधार तरीके से आंसर करिए और अपने आप को देखिए कि हम कितना क्वेश्चन, हम लगभग 1300 क्वेश्चन कर पाए, क्या हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं, हमको याद है कि नहीं चीजें, ठीक है। तो इसको 4 3 2 1 बिल्कुल इसको राइट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1321 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, 1321 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। देखिए आपका क्या कह रहा है, कह रहा भैया मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मोनो यानी कि मोनोक्लाइमेक्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किसने किया था भैया, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो किसने किया था भैया, F.E. क्लेमेंट, क्या नाम था इनका, F.E. क्लेमेंट, F.E. क्लेमेंट। तो ये आप याद रखना। तो F.E. क्लेमेंट की थोड़ा सा हम बात करेंगे, F.E. क्लेमेंट की। तो F.E. क्लेमेंट ने क्या किया है, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का इन्होंने क्या किया है, प्रतिपादन किया है। ये याद कर लेना भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल सिंगल देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करे भाई, क्वेश्चन नंबर, फिर इससे पहले देख लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन वाली बैच आपकी स्टार्ट प्रारंभ हो गई है, शुरू हो गई है। अगर आप इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, अगर इस बैच से आपको जुड़ना है तो देखिए आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहली बात तो इसमें मिलेगा आपको 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेगा, चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट होगी, PDF स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। अगर आप इस बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपके सामने दिया गया है। जल्दी से जल्दी क्या करिए, इस बैच से आप ज्वाइन हो जाइए। इसके साथ साथ अगर आप PET 2022 से बैच से जुड़ना चाहते हैं, नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है। अगर इस बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो देखिए स्टडी 91 आपके लिए लाया अप्लाई कूपन PT 91, और अगर अप्लाई ये करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है ना। जो जल्दी जल्दी ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कांटेक्ट करिए, आप तो स्टडी 91 का डाउनलोड ऐप करिए, वहां पर सारी जानकारी आपको दी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। देख लो भैया, ये हिटेड क्वेश्चन है, ये आपका हिटेड क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये देखिए क्या कह रहा है आपका, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें से एक युद्ध पक्का पूछ लेता है, किसी न किसी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता ही है। एक कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा क्या है आपका द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तीसरा क्या है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और चौथा क्या है आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। और इस डेट को आपको माइंड में सेट करना है, इस डेट को क्लियर करना है और देखना है कि हमारा कितना क्वेश्चन इससे सही हो जाता है, क्या हमको चीजें याद है, क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो बिल्कुल बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेगा, क्या बताओगे 1780 से 84 के बीच, कितना 80 से 84 के बीच क्या है ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1700 कितने तक भैया आपके 84 तक हो गया, ठीक है ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद फिर आ जाता है क्या द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये फिर क्या हो गया द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध से क्या हो जाएगा भैया, ये आपका होगा 1750 से 1754, 1750 से 1754, यह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। फिर कह रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्या है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये आप क्या बताओगे भैया, ये हो जाएगा 1803 से 5, 1803 से 5 तक किसका हुआ है भैया आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। फिर उसके बाद कह रहा है आपका अफगान, एक बच्चा तो बिल्कुल लगा दोगे भैया अफगान, यानी कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये क्या बताओगे भाई तीसरा वाला, यानी कि 1878 से द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करेंगे तो 1878 से
78 से 80 के बीच आपका ये युद्ध आपका हुआ है। तो बिल्कुल इतने क्वेश्चन को याद करना। तो देखो भैया क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा भैया, इसमें है ए का दूसरा, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर कह रहा आप द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये आपका बी का चौथा हो जाएगा। बी का चौथा तो भैया किसमें है आपका, बी का चौथा आपका किसमें, इसमें है। तो बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहला वाला 2 4 1 3, 2 4 1 3। इसको याद करना हमारे साथ, तभी याद हो पाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हो तो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या करें, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 1323 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 1323 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, बिल्कुल देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा। करा आपका 1323 में करा भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आपका रहा है। तो भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आपका रहा है 1323। बिल्कुल बता दीजिए कहां पर आपका कम रहा है भैया, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आपका रहा है। तो लखनऊ में, कहां पर भैया, लखनऊ, बिल्कुल इसको याद करना, लखनऊ में क्या है आपका सबसे कम आपका रहा है, ठीक है। तो याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, करा संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी आपकी कौन सी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात आ गई है, जल्दी से बताओ भैया क्या हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पुरानी आपकी पर्वत श्रेणी आपकी कौन सी है। तो आपको बिल्कुल याद होगा, फटाफट कमेंट में छाप दो भाई और बता दो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आपकी सबसे पुरानी और ये पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, अपलेशियन। आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या नाम है भैया, अपलेशियन श्रृंखला। अपलेशियन क्या हो जाएगा भैया, अपलेशियन हो जाएगा, ठीक है, अपलेशियन, ठीक। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे भैया, याद कर ले जाएंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी आपकी कौन सी है, ये आपका अपलेशियन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है आप साहब देखिए अमेरिका की बात आ गई, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है भैया, जो बाइडन। क्या नाम है इनका, जो बाइडन, ठीक है ना। जो बाइडन जो है अमेरिका के कैसे राष्ट्रपति हैं भैया, आपके 46वें राष्ट्रपति हैं। कैसे, 46वें आपके राष्ट्रपति हैं जो बाइडन जी, ठीक है। अब देखो यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका की, अगर बात करेगा अमेरिका के जो आपके उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, ये भी आप याद रखना, कमला हैरिस। क्या नाम है, कमला हैरिस, ठीक है ना। तो कमला हैरिस क्या है, आपके भारतीय मूल की अमेरिकी है ये, क्या है कमला हैरिस, ये आपकी उपराष्ट्रपति बनी है। अभी देखो भारत के भी नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का एक वीडियो मैं आपके सामने जल्द लेके आऊँगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको उपराष्ट्रपति का एक वीडियो मिलेगा 10 से 15 मिनट का, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, पेरिनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के मध्य आपका स्थित है। पेरिनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के आपका मध्य स्थित है, ठीक है। पेरिनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के मध्य आपका स्थित है भैया, बता दीजिए। तो बिल्कुल फटाफट कमेंट करके बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो भैया। पेरिनीज पर्वत किन किन, तो भैया बिल्कुल याद कर लेना, एक देश है आपका स्पेन और फ्रांस। किसके किसके बीच आपका है भैया, स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस के बीच। और स्पेन और फ्रांस के बीच क्या है आपका, बिल्कुल याद रखना, पेरिनीज पर्वत श्रृंखला। और कई बार आपके एग्जाम में ये आपका पूछा भी गया है, ठीक है। पेरिनीज पर्वत श्रृंखला क्या क्या हो जाएगा आपका, याद रख लेना, ये आपका स्पेन हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा यार। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस तो एग्जाम में तो होना ही होना है, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर आपका 1326, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको देख लिए भैया, 1326 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। 1326 देखिए आपसे क्या करा है, ये करा भाई कि 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। बताइए 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में आपका सम्मिलित नहीं की गई है, बिल्कुल बता दीजिए। 93 की बात है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट करके बताओ भैया 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में आपका सम्मिलित नहीं किया गया है। फटाफट कमेंट करके बताएं कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है। अब कौन किया गया है इसको आप जान लीजिए, ठीक है ना, कौन किया गया। इसमें देखिए एक बोडो भाषा आप लोगों ने नाम सुना होगा, बोडो। और ये बोडो भाषा जो है
इसमें आपका सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है ना। बोडो भाषा आपका सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन इसमें सम्मिलित कौन किया गया इसको आप याद रखिएगा। सम्मिलित आपका कौन कौन सा किया गया है, जैसे आपका मैथिली हो गया, संथाली हो गया, डोगरी हो गया, ठीक है ना। मैथिली, संथाली, डोगरी, तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा राइट करिएगा। मैथिली है, मैथिली है, मैथिली, उसके बाद क्या है आपका संथाली, संथाली, उसके बाद क्या आ जाता है आपका डोगरी। क्या आ जाता है भैया, डोगरी। इन तीनों को आप याद रखिएगा, मैथिली हो गए, संथाली हो गए और आपका डोगरी, इन तीनों की बात करेंगे। ये तीनों आपकी 8वीं अनुसूची में आपकी सम्मिलित की गई हैं, जबकि आपका बोडो जो है ये आपका सम्मिलित नहीं किया गया, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो बात थोड़ा सा आ जाती है इस 8वीं अनुसूची की। ये 8वीं अनुसूची जैसे ही हम याद करेंगे तो हमको याद आ जाएगा 8वीं अनुसूची में क्या बात किया गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया भैया, 22 भाषाओं का उल्लेख आपका 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। 1327 की तरफ हम लोग चल रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। पहले या नितिन सर आ चुके हैं, बिल्कुल देखिए हिंदी व्याकरण की बेहतरीन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक का इंडिविजुअल बैच लेकर, अगर आप इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो नया बैच आप प्रारंभ हो गया, जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए। ये नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करिए और जल्दी जल्दी हिंदी के इंडिविजुअल बैच से जुड़िए, क्योंकि आपके सामने वैकेंसीज देखने को बहुत मिल रही है। आपको देखे आरओ की वैकेंसी आ रही, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, जैसे वीडियो के एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी अब कंपलसरी हो गया है, तो हिंदी व्याकरण एक बार नितिन सर से आप पढ़ लीजिए, 100% गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिर आ गया है, क्वेश्चन नंबर फिर आपका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भैया 1327 क्वेश्चन कह रहा आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाए। ये कह रहा आपका सूची फर्स्ट यानी कि पंचवर्षीय योजना और सूची सेकंड प्रयुक्त विकास मॉडल, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना देख लेना किसके किसके मॉडल पे थे। आज के ऐसे क्वेश्चन मैंने दिया हूं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो आपको बिल्कुल लग रहा होगा नहीं यार ये क्वेश्चन में दम है ना, क्वेश्चन में दम, सबसे अलग क्वेश्चन आया है। तो बताओ भैया पंचवर्षीय योजना, ये आपका सूची फर्स्ट सेकंड आपका दिया, बताओ क्या हो जाएगा भैया। कूट के द्वारा क्या करना है, इसको आपको सही करना है, कूट के द्वारा इसको क्या करना है, आपको सही करना है। बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं भैया क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिएगा, अगर प्रथम की बात कर रहा है तो प्रथम आपका हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका हेराल्ड डोमर मॉडल है प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या है, महालनोबिस मॉडल है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या है, एस चक्रवर्ती मॉडल है, और इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या है आपका अशोक रुद्र मॉडल है। क्या है आपका अशोक रुद्र मॉडल है। ये चारों के चारों क्या करेंगे भैया आप याद रख लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, दूसरा इसमें है भैया, बी का आपका चौथा हो जाएगा, इसमें है आपका। तो बिल्कुल यही मैच कर गया, यही मैच कर गया भैया दूसरा वाला, यानी कि 2 4 1 3 आपका राइट हो जाएगा, समझ रहे ना। तो 2 4 1 3 यहीं से क्वेश्चन आपका क्या हो गया भैया, मैच कर गया, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, ठीक है। चलें आगे, याद हुआ आपको, याद करिए हमारे साथ एक बार फिर से। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो क्या बताओगे, आपका हेराल्ड डोमर मॉडल था। क्या कौन सा मॉडल था, हेराल्ड डोमर मॉडल। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो क्या बताओगे, आप बता दोगे भैया महालनोबिस मॉडल। कौन सा, अगर पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो महालनोबिस मॉडल बताएंगे, और पूछेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना तो क्या बताएंगे, एस चक्रवर्ती मॉडल। कौन सा, एस चक्रवर्ती मॉडल। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो क्या बताओगे, अशोक रुद्र मॉडल, ठीक है। तो बिल्कुल 2 4 1 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 4 1 3। इसको राइट करके एकदम याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस आप करिएगा जिससे कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 328 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 328, और बहुत ही शानदार तरीके से आज क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको मैंने ऑप्शन दिया है, जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको 1 लाइनर ही दिया है, ठीक है। बताओ अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा आपका चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, बता दीजिए। चुनाव आयोग का उल्लेख जो है यह भारतीय संविधान के किस भाग में आपका दिया गया, बिल्कुल बताइए। चुनाव आयोग का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस भाग में है, फटाफट कमेंट एकदम छाप दो भैया, बता दो क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए जो चुनाव आयोग है इसका उल्लेख किसमें है भैया, भाग 15 में है। किसमें है इसका उल्लेख भैया, भाग 15 में क्या किया गया है,
चुनाव आयोग का आपका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखो भैया चुनाव आयोग की बात करेंगे। जो चुनाव आयोग है संविधान के किस अनुच्छेद में है, 50 बार मैंने आपको बताया होगा, तो आप बिल्कुल गलत मत करना, फटाफट आंसर छाप देना भाई। ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 324 की बात है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग क्या है, चुनाव आयोग की क्या किया गया, स्थापना आपका किया गया। और अगर चुनाव आयोग की देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वर्तमान समय में अगर पूछेगा, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में आपके चुनाव आयोग कौन है, चुनाव आयुक्त कौन है, तो बिल्कुल याद करना भैया राजीव कुमार जी। क्या नाम है, राजीव कुमार, ये वर्तमान में क्या है, चुनाव आयुक्त है। और ये कैसे हैं भैया, आपके 25वें हैं। आपको लगेगा सर इतनी बार बता दिए, बिल्कुल इतनी बार बताओ, अंदर से अनुभव करना। जब ये क्वेश्चन आता होगा लगता होगा सर बकवास वाला क्वेश्चन है। क्यों लगता है जानते हैं, क्योंकि इतनी बार आप लोगों ने रिवीजन किया, इतनी बार मैं बताया हूं, क्योंकि आपके माइंड में सब सेट हो गया है चीजें। ठीक है ना, जो चीज इजी हो जाती है फिर लगता है अरे यार सर यही क्वेश्चन तो बार बार आता है। ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि माइंड में चीजें सेट हो गया है। तो भाई अपनी तैयारी हमारे साथ ऐसे मजबूत बनाए रही, जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो बिल्कुल धुआं कर गया होगा एग्जाम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखो कह रहा है आपका कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान वेतन आपका कितना है भैया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वर्तमान वेतन, जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका वर्तमान आपका वेतन भैया बता दो वर्तमान समय में कितना है भैया, तो 2.5 लाख रुपए है ना। कितना रुपए है भैया, 2.5 लाख रुपए क्या है उनका वेतन है, 2.5 लाख रुपए वेतन है। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए क्या है भैया, वेतन है 2.5 लाख रुपए। ठीक है ना, 2.5, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ है। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग आपका सबसे पहले आपका किस राज्य में हुआ है, फटाफट बताओ भैया, किस राज्य में आपका ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। ठीक है ना, ईवीएम मतलब समझते हैं, ईवीएम का मतलब क्या होता है, ईवीएम का मतलब क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसका सबसे पहले आपका प्रयोग आपका किस राज्य में हुआ था, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बता देंगे भाई, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ईवीएम का प्रयोग आपका सबसे पहले गोवा में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया, गोवा में। किस राज्य में आपका हुआ था, गोवा में आपका सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग आपका हुआ था। इसके बाद अन्य राज्यों में हुआ और कई बार आपका चुनाव हुआ, और ईवीएम हैक के कई लोगों के ऊपर आरोप भी लगा कि भैया ईवीएम हैक कर लिए हैं, और ऐसे कई आरोप लगे, ईवीएम खराब हो गया। तो भाई ईवीएम की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, कुछ भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन है, इसको आप याद कर लेना। सबसे पहले गोवा में भैया आपका इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 1331 की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से आ चुके हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है भैया 1331 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। बहुत ही शानदार, आज एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है यार, आज आपको तो क्वेश्चन करना चाहिए। बताओ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कह रहा आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपका कब हुआ था, फटाफट आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, सभी काम जवाब देख रहे हैं भैया, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपका कब हुआ था, 1993 में हुआ था। कब हुआ था भैया, 1993 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना आपका किया गया था। कब किया गया था, 1993 में इसकी स्थापना आपका किया गया था। अब देखो भैया राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करेंगे। मानवाधिकार वाली बात अगर पूछूं मैं आपसे कि बताओ मानवाधिकार वाली बात संविधान के किस भाग में किया गया, तो मानवाधिकार वाली बात संविधान के भाग 3 में आपका किया गया। किस में किया गया भैया, भाग 3 में आपका, भाग 3 में ये आपके मानवाधिकार वाली बात आपका किया गया। तो मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार यानी कि आपके खुद का अधिकार, आपके व्यक्तिगत अधिकार। अगर आपके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी कि आपके खुद के अधिकारों की बात, अगर आपके मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत क्या करेंगे, हाई कोर्ट का दरवाजा आप खटखटाएंगे और अपने मौलिक अधिकारों का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, यानी कि अपने मानवाधिकारों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो मौलिक अधिकारों को मानवाधिकार भी कह दिया जाता है। तो देखिए आपका भाग 3 में मानवाधिकार की बात किया गया, और मानवाधिकार आयोग की जो आपकी स्थापना हुआ है ये 1993 में क्या हुआ है, मानवाधिकार की स्थापना हुआ है। अब देखो एक क्वेश्चन बताइए, अभी मानवाधिकार आयोग के वर्तमान समय में आपके अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और लिख के हमको जरूर आप बताइएगा कि इस समय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है ना। AK मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा नाम है, क्या नाम है,
अरुण मिश्रा, ठीक है ना, अरुण मिश्रा जी ये क्या है आपके, बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्या है भैया आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या आपकी कितनी, बताइए। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है, इस क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद फिर आंसर करिएगा। बताइए आपका कितनी है भैया, फटाफट बता दीजिए। तो देखिए नीति आयोग में जो आपके पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या है वो आपका कितना है भैया, 3 है। कितना, 3 है, 3, ये आप याद रखना। तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या आपके कितनी है, तो 3 है। अब देखो जो नीति आयोग है, नीति की बात आती है, फिर एक मैं आपको बताना, जो डेली मुझसे पढ़ रहे होंगे उनको तो रट गया होगा चीजें, जो नए जुड़े हैं वो ध्यान देंगे। जो नीति है, नीति का मतलब क्या होता है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हम क्या बोलते हैं, नीति बोलते हैं, ठीक है ना। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना आपका किया गया था। तो नीति आयोग की स्थापना ये कब किया गया भैया, 2015 में, 2015 में नीति आयोग की स्थापना आपका किया गया था। अब देखो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भैया, आपका पीएम होता है। कौन, पीएम होता है। और अगर पूछेगा नीति आयोग क्या, बताइए उपाध्यक्ष कौन है इस समय, वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो आप क्या बताओगे भाई, क्या नाम है, के सुमन बेरी। क्या नाम है इनका, के सुमन बेरी। और के सुमन बेरी जी ये क्या है, नीति आयोग की भैया क्या है, ये उपाध्यक्ष है। अगर आपसे पूछे बताइए नीति आयोग की, फिर बात करेगा, कहेगा भैया सीईओ बता दीजिए, सीईओ, तो सीईओ भी आप लिख लीजिए। क्या नाम है इनका, अमिताभ कांत। क्या नाम है भैया, अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत जी ये क्या है, आपके सीईओ हैं, किसके, नीति आयोग के, ठीक है। अब देखो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो बात आ जाती है प्रथम निर्वाचन आयुक्त की। कह रहा प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मैंने 50 बार इसको छापा है और बताया है आपको। प्रथम निर्वाचन आयुक्त भैया बता दीजिए आपके कौन थे। तो जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, क्या नाम था इनका, शिव कुमार सेन। क्या नाम था, शिव कुमार सेन। और शिव कुमार सेन जी क्या थे, ये प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉलिटी का पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगा, पॉलिटी का पीडीएफ आपको 16 तारीख से मिलेगा, 16 डेट से, यानी कि 16 अगस्त से आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के लिए परेशान न होइएगा, पीडीएफ केवल आपको करंट का मिल जाएगा, जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो करंट पढ़ाता हूँ करंट का मिलेगा, लेकिन जो पॉलिटी का करंट पढ़ाता हूँ, जो आपका पॉलिटी का जो मैं पढ़ाता हूँ, ये आपका पीडीएफ अभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वो 16 तारीख से आपको मिलना शुरू होगा, क्योंकि वो आपका पर्सनल, वो इंडिविजुअल आपको देंगे एक एक चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, इससे पहले देख लीजिए, नितिन सर द्वारा हैंड रिटेन ई बुक्स अभी लॉन्च की गई है। इसमें आपको सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी, इतिहास, मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन, ऐसे कुछ आपको बुक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, आप यूट्यूब पर आप निःशुल्क इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप इस बुक को आप परचेज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक आपका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर बुक के पूरे आपका दिया गया है, ठीक है। जो बुक लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई आपका क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कह रहा है आपका संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तो संघ लोक सेवा आयोग की जो सदस्यों की नियुक्ति है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, आर्टिकल 316 के अकॉर्डिंग। क्या है आपका, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 316 के अकॉर्डिंग संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आपका किया जाता है। लेकिन आपसे केवल पूछेगा कि बताइए संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल में है। अगर आपसे पूछ ले संघ लोक सेवा आयोग ही किस आर्टिकल में है, तो आपका आर्टिकल 315 बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन सदस्यों की नियुक्ति की बात करेगा तो आर्टिकल 316 हो जाएगा। तो बताओ यूपीएससी की बात कर रहा है ये संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष बता दीजिए। वर्तमान समय में अध्यक्ष, जब कमेंट बॉक्स में छाप दो यार, तुरंत एकदम याद हो गया होगा, है ना। इतनी बार बताया हूं, अब आपको लग रहा होगा नहीं चीजें हमारे कुछ तैयार हो रही है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है बता दीजिए संघ लोक सेवा आयोग के, तो मनोज सोनी। क्या नाम है इनका, मनोज सोनी। ये क्या है आपके अध्यक्ष है किसके भैया, संघ लोक सेवा आयोग के, ठीक है। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कर कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं।
कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? बता दीजिए फटाफट, कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं भैया? तो कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कितनी है भैया आपकी? 3 जो है ये आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन है? एक आईएएस का है, एक आपका आईपीएस का है, ठीक है ना, एक आईपीएस है और एक क्या है आपका आईएफएस है, ठीक है। इन तीनों का आप याद रखिएगा। ये तीनों क्या है? आपके अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है। तो ये 3 आपकी अखिल भारतीय सेवाएं, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? जल्दी से बता दो भैया, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो कौन सा हो जाएगा? 89वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 89वां संविधान संशोधन। और 89वां संविधान संशोधन द्वारा ये आपका क्या किया गया है? 89वां संविधान संशोधन द्वारा ये आपका अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को क्या किया गया है? वो अलग आपका किया गया है, 89वां संविधान संशोधन। इसको भी क्या करेंगे आप? याद कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे चलें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है? फिर देखिए आप 1337 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 1337 क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या करा आपका। कर राज्य पुनर्गठन आयोग कितना सदस्य था? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये आपका कितना सदस्य था भैया? तो बिल्कुल फटाफट एकदम कमेंट करके बताओ। 50 बार इसको भी मैंने बताया है। तो कितना सदस्य था आपका? 3 सदस्य था। कितना भैया? 3 सदस्य था। 3 सदस्य था आपका क्या? आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। तो 3 सदस्य में आपको कौन कौन थे? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के भैया जो अध्यक्ष बना दिए गए थे, अध्यक्ष, उनका नाम क्या था? फजल अली। क्या नाम था? फजल अली। ये क्या थे? फजल अली, ये इसके अध्यक्ष थे। अब इनके अध्यक्ष के साथ साथ 2 और थे। एक नाम था के.एम. पडिक्कर, ठीक है ना, के.एम. पडिक्कर थे। और इसके साथ कौन कौन थे? फजल अली के साथ के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। क्या नाम है इनका? हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 आपके व्यक्ति थे, इसीलिए क्या माना जाता है इसको? 3 सदस्य था ये फजल अली। और फजल अली के स्थान पर इसीलिए आपका फजल अली ने अध्यक्षता किया था और इसीलिए एक इसका नाम क्या था? फजल अली आयोग, ठीक है। चलिए देखिए क्या करा। सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते समय कॉलेजियम व्यवस्था में कौन सा सदस्य नहीं होता है? यानी कि कौन सा सदस्य आपका नहीं होता जब सूचना आयोग की नियुक्ति करते समय कॉलेजियम व्यवस्था में आपका क्या नहीं होता है? बताइए फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा भैया आपका? कौन नहीं होता है? कौन सा नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था में आपका कौन सा नहीं होता है? तो बिल्कुल याद रखना, जो आपका सभापति होता है, सभापति, यही आपका नहीं होता। जो आपका राज्यसभा का जो आपका सभापति होता है यही नहीं होता। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमेशा कौन हो जाएगा भैया आपका? उपराष्ट्रपति क्या होगा? हमेशा राज्यसभा का क्या कहलाएगा? सभापति आपका कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 1339 की तरफ। कराधान विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? विधान परिषद पर में कितने माह तक आपका पड़ा रह सकता है? बताइए। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो और विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? भैया बता दो कितने माह तक आपका पड़ा रह सकता है? 3 माह से अधिक तक नहीं रह सकता। बहुत ही बेहतरीन, सभी का आंसर बेहतरीन तरीके से सभी लोग जल्दी से आंसर करके बताइएगा। ये 3 माह से अधिक आपका नहीं हो सकता है। 3 माह से अधिक नहीं हो सकता। 3 माह से अधिक नहीं हो सकता। अगर किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हो तो भैया परेशान ना होइएगा, ये केवल आप पढ़ते रहिए चीज़ों को, ठीक है ना। कंटेंट को आप पढ़ते रहिए, कमेंट की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 1340 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। 1340 क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हमारा आज कंप्लीट हो रहा है और इसके बाद आपको मिलेगा, बिल्कुल आपको क्या मिलने वाला है? बिल्कुल आपको एक नई क्लास आपको पॉलिटी की मिलने वाली, एकदम न्यू क्लास, न्यू अपडेट वर्जन की क्लास मिलने वाली है। एक चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास की स्टार्ट होने वाली। बिल्कुल देखिए आपका 1340 क्वेश्चन क्या करा है? ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय सेना के सुझाव का परिणाम था? बताओ, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय सेना का सुझाव का परिणाम था? भाई जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एकदम धुआंधार तरीके से आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। भाई
तो बिल्कुल फटाफट बताइए, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय सेना के आपका सुझाव का परिणाम था? तो बिल्कुल आपको पता है, हमारे बापूजी, जिनका नाम क्या था, एम.के. गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी, बापूजी की बात करेंगे, इन्हीं की देन थी, यानी कि स्थानीय शासन की। समझ रहे ना, स्थानीय शासन मतलब क्या होता है? स्थानीय स्वशासन को ध्यान समझ लीजिए। स्थानीय शासन से देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखिए स्थानीय स्वशासन कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए, अगर स्थानीय स्वशासन की बात करेगा, स्थानीय स्वशासन इसको बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन आपका होता क्या है, इसके बारे में समझिए, इसके बारे में समझिए। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय लोगों द्वारा, ठीक है ना, स्थानीय लोगों द्वारा किया गया शासन ही आपका क्या होता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है एक चोल प्राचीन काल की, अगर थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा फ्रेम बता रहे, ध्यान समझिएगा। अगर प्राचीन काल की बात करेंगे, प्राचीन काल में एक आया था भैया चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के शासन काल में भी आपका आया था प्राचीन काल में। उसके बाद आधुनिक काल की बात करेंगे, आधुनिक काल में एक हुआ था भैया, आधुनिक काल की बात करेंगे 1952 में एक हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आप लोगों का नाम सुना होगा, क्या सुना होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से भी आपका लोगों के बीच आपका यानी कि ग्रामीण स्थानीय शासन चलाने की बात आपका किया गया। इसके लिए एक समिति आई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति भैया? बलवंत राय मेहता समिति। और जो बलवंत राय मेहता समिति आया था, तो बिल्कुल याद कर लेना, ये किसके लिए आया था भैया? त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए क्या आया था भैया? आपका बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अगर द्विस्तरीय पूछेगा तो क्या बताओगे? अगर द्विस्तरीय पूछेगा, द्विस्तरीय, तो द्विस्तरीय आप क्या बता देंगे? तो याद कर लेना भैया, जो आपका द्विस्तरीय होगा, एक होता थे कौन से? अशोक मेहता। कौन सा? अशोक मेहता समिति। इन दोनों समितियों को भैया आप याद कर लेना, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात ग्रामीण की बात है, पंचायत की बात, देखिए पंचायती राज की बात की है। अब देखो और क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे पंचायती राज की बात करेगा, तो ये आपका किस अनुसूची में बात किया गया? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज आपका दिया गया है। कैसी अनुसूची में भैया? 11वीं अनुसूची में। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, और बनाओ भैया, और बनाओ, जितना क्वेश्चन बनता है बनाने का प्रयास करें। जैसे आता है पंचायतों का गठन की बात करेगा, किसकी बात करेगा? पंचायतों का गठन की बात करेगा। तो पंचायतों का गठन किसमें है? आपका आर्टिकल 40 में आपका क्या है? पंचायतों का गठन है। पहले संवैधानिक प्रावधान नहीं था। इसे देखिए शुरू में क्या हुआ, जब बलवंत राय मेहता समिति आई, उसमें देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की जब बात हुई तो इसे लागू तो कर दिया गया, लेकिन सारे राज्यों में नहीं लागू हुआ। और पंचायती राज सर्वप्रथम आपका राजस्थान के नागौर में लागू हुआ, आंध्र प्रदेश में दूसरा आपका राज्य है वहां पर लागू हुआ, लेकिन पूरे राज्यों में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। और संवैधानिक प्रावधान हुआ, एक दो आपके संशोधन हुए, एक हुआ 73वां संविधान संशोधन, और एक हुआ आपका 74वां संविधान संशोधन। और इसी दोनों संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? इसको पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन जोश, बेहतरीन एनर्जी के साथ। आपके हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इसी तरह हमारे साथ ऐसे ही लगातार आप जुड़े रहिए, मेहनत अपनी करते रहिए, और एक दिन जरूर अपने लक्ष्य को क्या करेंगे? आप प्राप्त करेंगे। ये मेरी पूरी शुभकामनाएं है, और पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जी जान लगा दूंगा आपके लिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। आप पॉलिटी पढ़िए हमारे साथ, पॉलिटी के साथ साथ करंट अफेयर, स्टैटिक जीके भी लगभग आपके 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 17 से आपको पॉलिटी स्टैटिक जीके मिलेगी। 16 तारीख से मेरी स्पेशल पॉलिटी की क्लास आपको मिलने वाली है। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए जल्दी से आप क्या करिए? यूट्यूब चैनल स्टडी 91 का आप ज्वाइन कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी आपको ये क्लासेस मिलने लगेगी, ठीक है ना। तो सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।